कल हमने जो लास्ट बातें की, लास्ट लाइन कल की हमारी थी कि चंपारण से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग को समाप्त कर दिया गया। इवेंट्स जस्टिफाई गांधीज पोजीशन, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 आफ्टर 2 लाइन्स। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी की स्थिति को समझाया या स्पष्ट किया कि गांधी क्या चीज़ था। ये बात घटनाओं से दुनिया को पता चली। ओके, विथिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबांडन्ड देयर एस्टेट्स, कुछ वर्षों के दौरान ही ब्रिटिश जो जमींदार थे उन्होंने अपने जो ज़मीनें थी उन्हें अबांडन्ड, त्याग दिया, अपनी ज़मीनों को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें जो रेंट मिलता था 15%, वो इंडिगो के रूप में वो रेंट लेते थे। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग को वो बंद करना क्यों चाहते थे? क्योंकि सिंथेटिक नील बनना शुरू हो गया था जर्मनी में। ओके, और ये जो अपनी थी जो नॉर्मल वे में बनती थी, इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए बंद हो गई थी ये। तो इन्होंने अपने एस्टेट भी फिर छोड़ दिए। जो ज़मीन कोई काम की नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी अंग्रेज़ों को, उन्होंने उसे त्याग दिया। और हुआ क्या? विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो ज़मीन किसानों को दे दी गई, यानी किसानों के हिस्से में परिवर्तित कर दी गई। जो किसान जिस ज़मीन को जोतता था उसी को उसका मालिकाना हक दे दिया गया। यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, सुनेंगे अच्छी तरह से कि किसानों को मालिकाना हक दे दिया गया। ये पुराने समय से ही आपको बता दूं मैं कि खेती बाड़ी करने वाली जो कास्ट थी, हर कास्ट जो वर्ण व्यवस्था थी पुराने ज़माने में, वर्ण व्यवस्था जिसको बोले, तो 4 पार्ट्स थे पहले पुराने ज़माने में वर्ण व्यवस्था के। वो कौन से थे? आपको पता होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, 4 पार्ट बना रखे थे पहले ज़माने में। तो वैश्य में जो लोग आते थे वो आते थे खेतीहर लोग, जो खेती बाड़ी करते थे और जो फसलों का जितना भी लेन देन था वो सारा वैसे में आते थे। उसके बाद में फिर हमने जातियां बना ली। तो जब जातियों का डिवाइडेशन हुआ तो कौन कौन सी जातियां मोस्टली खेती पर ध्यान देती थी वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ में आती थी 3 जातियां मोस्टली थी, 4th भी बराबर के साथ है, 4 मान लीजिए यहाँ पर, जिसमें मैं नंबर 1 पे बोलूँ, जिसमें सैनी, ठीक है, दूसरा है यादव, तीसरा है गुज्जर और चौथा है जाट। ये 4 जातियाँ मोस्टली खेती का काम किया करती थी, और इन्होंने ही अंग्रेज़ों के ज़माने में जितने भी अत्याचार हुए वो सारे सहन किए, काफ़ी दुख इन्होंने उठाए, और उसके बावजूद ये चलते रहे, खेतीबाड़ी करते रहे। लेकिन बता दें हम आपको यहाँ पे मेरा मीनिंग क्या है, 1 मिनट के लिए आपको इतना रोक रखा है। उसका मीनिंग क्या है कि जिस फील्ड में हम लोग काम करेंगे उस फील्ड में आपको सफलता मिलने के पूरे चांस है, अगर हम डेडिकेट हैं तो।
जैसे लोग कहते हैं किसान पागल है, क्यों मिट्टी धूल में लगे रहते हैं, कोई अच्छा व्यापार करें और कोई काम करें, खेती बाड़ी में कुछ पैदा भी नहीं होता, बारिश नहीं होती, ये नहीं होता, लोग कहते हैं। अरे बड़ी बात का नाम तो सुनिए यहाँ पे कि अगर ये लोग किसानगिरी नहीं करते तो अंग्रेजों वाली जो ज़मीन थी वो बड़े बड़े एस्टेट फोकट में फ्री में इनको क्यों मिलते फिर? तो भगवान ने इनको फसल में कम दिया होगा, लेकिन कितना बड़ा इनको प्रॉफिट दे दिया कि ज़मीनें ही इनकी हो गई। और इसीलिए आज भी आप देख लीजिए मोस्टली जो ज़मीनें हैं, बड़े एस्टेट हैं ज़मीनों के, वो आज भी इन्हीं कास्टों के पास में हैं। अपने यहाँ अपने एरिया से लगाइए, आप तो दुनिया से मत लगाइए, अपने एरिया में कौन कौन सी कास्ट के पास में ज़मीनें आज बची हुई है, वो वजह यही है जो हम चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में यही जातियाँ खेती बाड़ी का काम, पशुपालन का काम करती थी मोस्टली। तो ज़मीनें अंग्रेज़ों ने जब चेंज करी तो इनके ही पास ये ज़मीनें रह गई हैं, और आज एग्जाम्पल के तौर पे ज़मीनें हमारे पास हैं, ठीक है। और जो व्यापार करते थे वो लोगों पास ज़मीनें नहीं हैं, आज उनके पास पैसा हो गया तो उन्होंने ज़मीनें खरीद ली हैं। मोस्टली ज़मीनें फ्री में इन कास्टों को ही मिली थी। जो फ्री नहीं कहूँगा वो मैं इनकी मेहनत का फल कहूँगा, जो मेहनत की थी, और अंग्रेज़ों ने इनको कुछ नहीं दिया था उस टाइम में, तो चलो ज़मीन मिल गई, जिसके बनिस्बत आज भी हम रुके हुए हैं। चलिए आगे। तो ये ज़मीनों का जो डिवाइडेशन है, जिन जिन कास्टों पर ज़्यादा ज़मीनें हैं, ये उस समय का रिजल्ट है। ये अब आप देख सकते हो, ठीक है। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं करते थे विथ ए लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, बड़े पॉलिटिकल और आर्थिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज को सॉल्व करने के बाद में गांधी कभी संतुष्ट नहीं होते थे। मीनटू से हम मोस्टली क्या करते हैं कि एक काम, कोई जो प्रोजेक्ट हमारा पूरा हुआ तो वी ट्राई टू टेक रेस्ट, कि चलो कुछ रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, हमने कितना बड़ा अचीव कर लिया है टारगेट अपना, ऐसा। पर गांधी कभी ऐसा नहीं मानते थे। जब उन्हें चंपारण का बटाईदारी का एपिसोड खत्म किया तो उनको संतुष्टि नहीं हुई, और उन्हें क्या ध्यान दिया वो देखिए। ही saw द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेज, उसने चंपारण के गांव में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन उसने चंपारण के गांव में देखा, एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत ही इसके बारे में कुछ करने की सोची कि यहाँ के गांव में बड़ा पिछड़ापन है, लोग बहुत ही गलत तरीके से जी रहे हैं, गंदगी में रहते हैं लोग, ऐसा उसने सोचा। तो कुछ करने की उसने ठानी। तो क्या किया गांधी जी ने? ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उसने अध्यापकों से अपील की। गांधी जी ने अध्यापकों से अपील की। अपने देश के जो युवा अध्यापक थे या कोई भी थे, उनसे गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी अपनी बेस पे। और महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, who two young men who had just joined Gandhi as a disciples। तो जो ही टीचर से रिक्वेस्ट करी गांधी ने, तो दो लोग जो गांधी जी को अभी अभी ज्वाइन किए थे, गांधी जी के अनुयायी बने थे, उन लोगों ने गांधी जी के साथ काम करने की अपनी सहमति दी, जो नाम क्या थे? महादेव देसाई और नरहरि पारिख, एंड दियर वाइव्स, और इन दोनों टीचरों की पत्नियां भी वहां पे उनके साथ में थी, ठीक है। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्हें स्वयं सेवक के रूप में इस काम को करने की ठानी, कि इस काम को करने की उन्होंने स्वयं सेवक के रूप में अपनी सहमति दी कि हम इस काम को करेंगे, ठीक है। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे,
पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और बहुत से और लोग भी दूर दूर के हिस्सों से वहाँ पे पहुँचे। कोई बॉम्बे से आया, कोई पुणे से आया, और दूसरे अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पहुँच गए गांधी जी की अपील के ऊपर, चंपारण में पहुँच गए। देखिए उसके बाद में देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी का सबसे छोटा लड़का था वो भी वहाँ पहुँच गया। किसके साथ में? अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से सीधा गांधी जी के पास चंपारण पहुंच गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और ऐसा ही मिसेस गांधी ने भी किया। मिंटू से देवदास के साथ में श्रीमती गांधी भी वहां पहुंच गई, कस्तूरबा भी वहां पहुंच गई, चंपारण चले गए। ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेज, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कितने गांव में? 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी है हमारा जब बाद में स्टडी करेंगे हम। प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई ने वहाँ के लोगों को आश्रम के नियम पढ़ाए कि हमारे आश्रम में किस टाइप से हम लोग सफाई करते हैं, किस टाइप से हम लोग रहते हैं, ये उन्होंने उन लोगों को पढ़ाया। किस बात के ऊपर? ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत सफाई के बारे में, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक साफ सफाई के बारे में। सामुदायिक साफ सफाई और व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में उसने वहाँ के लोगों को ज्ञान दिया कस्तूरबाई ने कि ऐसे हमें रहना चाहिए। लाइक आज से 10 साल पहले का आप आइडिया लगाइए सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स। आज से 10 साल पहले उठते ही ब्रश करने का रिवाज कितने घरों में था? ओनली 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम। उठते ही ब्रश करना डेफिनेट है। विदाउट ब्रश तो हम स्कूल जा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कभी नहीं था। और अगर 10 साल पहले आपके यहाँ पे था, क्योंकि आप मॉडर्न सोसाइटी में पैदा हुए हो, मेरे ज़माने की मैं बात करूँ कि मेरे ज़माने में तो भैयाओ वीक में एक दिन, वो भी संडे को, और वो भी कौन सी? नीम या बबूल की टहनी तोड़ी और उसको चबाते रहे, मुंह में टाइम मिला तो ठीक है, अदरवाइज उसको फेंक दी। और फिर भी डॉक्टरों के पास बहुत कम जाते थे। और आज डेली सुबह और शाम 2 टाइम्स हम दांतों को धोते हैं, साफ करते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं। ये समय समय की और खान पान की बात है। तो कस्तूरबाई ने आश्रम के रूल वहाँ के लोगों को साफ सफाई के बारे में बताए। और कम्युनिटी की सफाई की बात कर रहे हैं हम कि सामुदायिक सफाई के बारे में भी बताया। तो सामुदायिक सफाई क्या है वो मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ। पर्सनल सफाई हर कोई रखता है। हम उठते हैं, हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन कम्युनिटी की बात यहाँ पे आ रही है, तो उसमें हम कितना योगदान देते हैं। हम अपने घर को बड़ा क्लीन करते हैं और जितना कचरा इकट्ठा हुआ पूरे कचरे को लेकर के हम छत पे जाते हैं और छत पर से उसको खुले में डालते हैं। पीछे साइड में कोई प्लॉट खाली हो, पीछे खाली हो, गली हो, उसमें डालते हैं और वो हवा में लहराते लहराते नीचे ज़मीन तक पहुंचता है, जिसमें आधा हिस्सा पड़ोसियों के हिस्से आ जाता है। अगर किसी का विंडो खुला हुआ हो बाय द वे उस समय, तो उसके घर में चला जाता है आधा। तो कम्युनिटी की बात ये है कि हम अपने आप को ही सफाई ना दें, बल्कि अपने आस पड़ोस को भी साफ सुथरा रखें। तो कचरे का निस्तारण हम ठीक प्रकार से करें, ये चीज़ सिखाई गई वहाँ पे। ठीक है, तो हम कचरे को ऐसे साफ करते हैं, अपने घर को साफ कर लेते हैं। नालियाँ बहती हैं बड़ी भयंकर, वो कहाँ जाके इकट्ठा होता है, वहाँ पे जाके देखो मोहल्ले में कहीं ना कहीं बड़ा बदबूदार पानी इकट्ठा रहता है। इसे कहते हैं कि कम्युनिटी को भी हमें स्वच्छ रखना जरूरी है, घर साफ करने से मतलब नहीं है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया वो देखिए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, शारीरिक दशा बहुत ही दयनीय थी वहाँ पे, यानी स्वास्थ्य की जो दशा थी बहुत ही दयनीय थी वहाँ की। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months।
तो गांधी ने एक डॉक्टर भी वहाँ पर बुला लिया या प्राप्त कर लिया, जो 6 महीने अपनी स्वयं सेवा वहाँ देने को तैयार था। 6 महीने के लिए सेवा दूंगा मैं यहाँ पे, ऐसे एक डॉक्टर भी गांधी जी के कहने पर वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, चलिए। The 3 medicines were available, और उस जमाने में 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी। बता दें आपको स्टूडेंट्स, सुने, ये तीनों जो दवाइयाँ हम बात करेंगे अभी, किस ज़माने की बात है? गांधी जी के ज़माने की बात है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। लेकिन मैं आज बता दूं, ये दवाइयाँ आज भी उतना ही काम करती हैं जितना उस ज़माने में करती थी, और आज तक चली आ रही हैं ये दवाइयाँ। बता दूं मैं आपको, नाम देखें इनके। तो 3 दवाइयाँ उस ज़माने में चलती थी मोस्टली, बस इनके अलावा और कोई दवाई नहीं थी। बता दें आपको, नंबर 1 कैस्टर ऑयल। नंबर 1 क्या था? कैस्टर ऑयल। कैस्ट्रॉल, इसको दोनों को एक कर दें, कैस्टर ऑयल, जिसको जोड़ के बनाया आजकल कैस्ट्रॉल। हमारे इंजीनियर्स ने उसको कैस्ट्रॉल करके और मोटर वगैरह का बना दिया है। इन गाड़ियों में यूज होने वाले ऑयल का नाम होता है कैस्टर ऑयल। आपने नाम भी सुना होगा, कैस्ट्रॉल बोलते हैं उसको, जबकि हमारा क्या है? कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल मीन्स अरंडी का तेल, और आज भी यूज होता है अरंडी का तेल। पूछना अपने बड़ों से कि अरंडी का तेल कितना यूजफुल है हमारे लिए। चलिए, तो एक तो दवाई थी कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, दूसरा थी कुनैन, ठीक है, और थर्ड थी सल्फर ऑइंटमेंट। सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर मीन्स होता है गंधक का मलहम, ऑइंटमेंट मीन्स क्रीम, मलहम। तीसरी गंधक की मलहम थी। ठीक है, तो 3 दवाइयाँ उस जमाने में चलती थी मोस्टली। डॉक्टर्स के पास 3 दवाइयाँ थी, मिला के देते रहते थे। किसको 1 देनी है, किसको 2 देनी है, किसको 3 देनी है, ये काम करते थे ओनली वो। देखिए क्या होता है, अब आप डॉक्टर बन जाएंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे तो देखिए। चलिए, बनते हैं सभी डॉक्टर अपन। एनीबॉडी हु शोज ए कोटेड टंग, कोई भी जो अपनी कोटेड टंग, गंदी जीभ दिखाता, जिसकी जीभ के ऊपर कचरा जमा हो रहा हो, तो डॉक्टर बोलते हैं ना अपने को, जीभ निकालो, आ करो। सभी डॉक्टर बोलते हैं आ करो, जीभ को देखते हो। तो जो भी कोई कोटेड टंग दिखाता, गंदी जीभ दिखाता, वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। कि जीभ गंदी है, इसका मतलब पेट खराब है। जीभ गंदी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसलिए जीभ गंदी है, तो पेट की सफाई होनी चाहिए, इसकी हाजमा ठीक होना चाहिए इसका। ये इलाज था कैस्टर ऑयल का। तो जिसकी जीभ गंदी, उसको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। अरंडी का तेल पेट साफ करने में काम आता है। आज भी हमारे पशुओं को भी हम रेगुलर यूज करवाते हैं ताकि पेट साफ रहे, और कभी कभार हम इंसान भी यूज करते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर। आज भी इवन टुडे इसकी जगह है मेडिकल स्टोर में, देख लो आप, कितने साल बाद भी, और इसी नाम से मिलेगा आपको, चेंज नेम नहीं है। ठीक है, चलिए, कैस्ट्रोल हो गया, कैस्ट्रोल हो गया। दूसरा है एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर कोई व्यक्ति को मलेरिया फीवर हो गया हो, किसी व्यक्ति को मलेरिया फीवर हो गया हो, तो वो व्यक्ति कुनैन दी जाती उसको, और कुनैन के साथ में कैस्टर ऑयल भी दिया जाता। कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल, ठीक है। कुनैन किसके लिए? बुखार के लिए, और कैस्टर ऑयल पेट साफ करने के लिए, कि पेट में कोई प्रॉब्लम ना रहे, उसके लिए कैस्टर ऑयल, और कुनैन मलेरिया के लिए दी जाती थी उसको। आगे देखिए, थर्ड, एनीबॉडी विथ स्किन इरप्शंस, किसी के भी इरप्शंस में था फोड़े फुंसी, इरप्शंस होते हैं फोड़े फुंसी, ठीक है। तो किसी के भी चमड़ी पर फोड़े फुंसियां हो रही हों, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे ऑइंटमेंट मलहम दी जाती और साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता। नाउ यू कैन सी दैट कैस्टर ऑयल इज द कॉमन मेडिसिन।
कैस्टर ऑयल तीनों ट्रीटमेंट में यूज हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये आप जान सकते हो। ये दवाइयाँ थी ओनली 3। ओके, गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। अब गांधी ने ध्यान दिया फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, औरतों के गंदे कपड़ों की दशा पर ध्यान दिया कि वहाँ की चंपारण की औरतें कपड़े बड़े गंदे पहने हुए थी, तो ये इतने गंदे कपड़े क्यों पहनती हैं, इस पे गांधी जी ने ध्यान दिया। ओके, तो ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और गांधी जी ने कस्तूरबाई से पूछा या कहा कि आप इनके गंदे कपड़ों की स्थिति के बारे में बात करिए, इनसे इतने गंदे कपड़े क्यों पहनती हैं ये औरतें, तुम बात करो। ये गांधी जी ने कस्तूरबाई से कहा। ओके, देखिए, वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड शेड, तो एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में ले गई और बोली, अंदर जाके बोली, लुक, देखो, अंदर बोली, देखो, देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। हमारे यहाँ कपड़ों के लिए ना तो कोई कबर्ड है, अलमारी है, और ना ही कोई बक्सा है। अलमारी या बक्सा है ही नहीं हमारे पास, इसलिए कपड़ों के रख रखाव ठीक नहीं हो पाता है। एक बात, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और सेकंड कंडीशन क्या बताई उसने कि जो साड़ी मैंने पहन रखी है मेरे पास अकेली यही है। अब बताइए धोएं कैसे, ढंग से धुल ही नहीं पाती है, तो नहाते समय उसको पानी से निकाल लेते हैं, तो जल्दबाजी में धोएंगे उसको, वो सूखेगी, उसी को पहनेंगे, तो गंदी तो रहेगी। बात ये थी। तो एक तो लोग गरीब थे, उनके पास कपड़े कम थे, दूसरा व्यवस्थाएं नहीं थी। कस्तूरबाई को ये बात उस औरत ने बताई। ठीक है, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लंबे समय तक रुकने के दौरान गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी ने दूर से आश्रम पर भी पूरा ध्यान रखा, चंपारण में रहते हुए आश्रम पर भी पूरा ध्यान रखा। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, और वो मेल के द्वारा लगातार निर्देश आश्रम में पहुंचाते रहते थे। ठीक है, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और आर्थिक लेखा जोखा जो था वहाँ का, या आर्थिक लेखे जोखे की सूचना भी लेते रहते थे कि आश्रम में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, खर्चे वर्चे का क्या हिसाब किताब है, पूछते रहते थे, मेल चिट्ठी पत्री लिख लिख करके ये काम वहाँ से कर रहे थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार गांधी जी ने आश्रम में रहने वाले निवासियों को लिखा। क्या लिखा? दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज। क्या लिख के भेजा? कि अब वक्त आ गया है कि लैट्रिन्स के जो पुराने खड्डे हैं उन्हें भर दिया जाए। टॉयलेट्स के जो खड्डे हैं पुराने, उनको भर देने का समय आ गया है। एंड डिग न्यू वंस, और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है। तो पुराने खड्डों को भर दीजिए और नए खड्डे खोद लीजिए। ये समाचार गांधी जी ने आश्रम में रहने वाले लोगों को पहुंचाया लिख करके। ओके, अगर नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुराने वाले गड्ढे बदबू देना शुरू कर देंगे। तो आश्रम वालों को भी ये वहाँ से ही निर्देश देते रहते थे। ठीक है, टर्न ओवर द पेज, पेज को चेंज कर लें। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण एपिसोड गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव का बिंदु था। क्यों? टर्निंग पॉइंट, जिसने अपनी ज़िंदगी बदल दी हो। गांधी जी की ज़िंदगी को उसने एक नई दिशा दी, या उनको एक नया अध्याय दिया। चंपारण एपिसोड था जो गांधीज लाइफ। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, गांधी खुद कहता है कि जो मैंने किया
वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। ये बहुत ही सामान्य सी बात थी, जो मैंने किया वो बहुत ही सामान्य सी बात थी। गांधी जी बोले, आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने ये बात सबके सामने प्रदर्शित की, या मैंने ये बात सबको दिखाई। डिक्लेयर में तो ऐसे घोषणा करना होता है, बट मैंने ये बात सबको दिखाई कि मेरे ही देश में अंग्रेज मुझे आदेश करने वाले नहीं थे। मैंने ये बात वहाँ पे प्रूव करी कि मेरे देश में मुझे आदेश करने वाले अंग्रेज होते कौन हैं। ये बात मैंने वहाँ पे प्रूव करके दिखाई। ये हम स्टडी कर चुके हैं, इसको बार बार बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है कि कैसे उन्होंने प्रूव किया कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। ये हम कहानी पढ़ चुके हैं। ओके, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। लेकिन चंपारण का जो काम था वो एक व्याख्या के रूप में, एक व्याख्यात्मक कार्य करने के रूप में शुरू नहीं हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू alleviate the distress of large numbers of poor peasants। ठीक है, तो चंपारण का जो एपिसोड था वो एक मामूली सी व्याख्या के रूप में स्टार्ट नहीं हुआ था कि सिर्फ एक कहने की ही बात थी, कि एक हल्की सी कहने की बात थी, बचाव की बात थी कि किसानों को बचाना है, उनका पक्ष मजबूत करना है, डिफाइन करना है उनके फेवर को। ऐसी बात नहीं थी कि भाई मैंने गया और उनका फेवर लिया मैंने और उनको मैं मजबूत करके आ गया ना। इट ग्रू आउट, ये चंपारण का जो एपिसोड था ये बढ़ने लगा ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास की वजह से। चंपारण एपिसोड एक प्रयास की वजह से आगे बढ़ा। टू एलिवेट मीन्स फ्री करना, हल्का करना, हल्के करने के लिए द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बड़ी संख्या में गरीब किसानों के तनाव को या दबाव को कम करने में ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये नहीं कि भाई शुरू में गांधी जी वहाँ गए थे तो ये सोच के गए थे कि भाई ऐसा कर दूंगा मैं वहाँ पे, ऐसा कर दूंगा, नहीं, वहाँ पे गए और किसानों के दबाव को कम करने के हिसाब से धीरे धीरे ये एपिसोड बढ़ता ही चला गया। तो सोचा नहीं था कि ऐसा हम करके आएंगे। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये गांधी का पेचीदगी भरा तरीका था। ये गांधी जी का पेचीदगी भरा तरीका था जो कोई समझ ही ना सके, ऐसा तरीका था गांधी का। ठीक है, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल, उनकी राजनीति यथार्थ के साथ गुथी हुई थी। उनकी राजनीति यथार्थ के साथ गुथी हुई थी। मिंटू से वो कोई भी राजनीति करते थे तो प्रैक्टिकलनेस उनकी राजनीति में होती थी। अंग्रेजों को कोई भी सबक उन्होंने सिखाया तो उसमें प्रैक्टिकल था, करके दिखाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये नहीं करूँगा, तुम क्या कर लोगे, जो करना है कर लो। प्रैक्टिकली उन्होंने सबके सामने अंग्रेजों को ये बात समझाई, दिखाई। तो ये भी उनकी राजनीति थी अंग्रेजों को फ्री करने की, धीमे धीमे फ्री कर रहे थे। तो ये उनका तरीका था। ठीक है, हो गया। तो his politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions, और उनकी राजनीति हजारों की संख्या में लोगों के डे टू डे रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी होती थी। जिस भी एपिसोड को वो स्टार्ट करते तो उसमें उनका एक ही मकसद होता था कि मेरे इस एपिसोड को स्टार्ट करने और कंप्लीट करने में कितने लोगों को राहत मिलेगी, ये उनका मकसद होता था। तो उनकी राजनीति में प्रैक्टिकल होता था, यथार्थ होता था, और हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान होता रहता था। जो रोजमर्रा की डे टू डे रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स थी उनका भी समाधान हो जाता था। ठीक है,
His was not a loyalty to abstractions. गांधी जी कभी भी वफादार नहीं थे दिखावे के प्रति, यानी प्रदर्शन के प्रति उनका कोई वफादारी नहीं थी। It was a loyalty to living human beings. तो गांधी कभी भी अपना प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे, दिखावा नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ वफादारी थी किसके प्रति? टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, जिंदा इंसानों के प्रति उनकी वफादारी थी कि इंसानों की सेवा कर दी जाए, उनको सपोर्ट कर दिया जाए, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। वो अपने आप को डोंट ट्राई टू शो, कभी भी दिखाने की कोशिश नहीं करता था कि मेरा नाम हो। अदरवाइज ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर मेरा नाम हो वाली बात अगर गांधी जी में होती तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद होते वो, ठीक है, ये बात हम जान चुके हैं। और देखिए कंट्रोवर्सी और जो जिसको हम बोले क्रिटिसिज्म, तो हर चीज़ के पीछे है, विरोधाभास और टिप्पणियाँ तो हर चीज़ के पीछे लागू हैं। उन पे हम कब जाएं? जब हमें पूरा ज्ञान लेना हो तो। चलते हैं आगे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ भी गांधी जी ने किया, देखो अंत में पूरा कैलकुलेट करके जो कुछ गांधी जी ने किया, मोर ओवर उससे भी अधिक, ही ट्राइड टू माउल्ड ए न्यू फ्री इंडिया। गांधी जी ने कोशिश की एक नया और स्वतंत्र भारतीय तैयार करने की। गांधी जी कोशिश थी कि मैं एक स्वतंत्र भारतीय तैयार करूं, ठीक है। ही ट्राई टू माउंट ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो भारतीय अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और वो इस प्रकार से खड़ा होकर के इंडिया को भी आज़ाद कर दे। तो ऐसा भारतीय तैयार करना चाहता था जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और भारत को आज़ाद करवाने में अपना योगदान दे। ये गांधी जी का मकसद था। हर आदमी, जैसे गांधी जी खड़ा हो जाता है, ऐसे हर आदमी खड़ा हो जाए, अपने हक के लिए लड़े, तो इंडिया बहुत पहले ही आज़ाद हो जाता। और कई टाइप से हैं, हम कई बार सुभाष चंद्र बोस को सुनते हैं, बाल गंगाधर तिलक को सुनते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को सुनते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? गांधी जी ने मिस्टेक कर दी सारी की सारी, अदरवाइज तो बहुत पहले ही अपने को आज़ादी मिल जाती। नहीं, वो लोग गर्म दल के थे और सारे ही सारे काम गर्मजोशी से नहीं होते हैं। कई चीज़ें हैं जो आप अंदर तक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलते हैं आगे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण की गतिविधि के शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक अंग्रेज आशावादी, ठीक है, एक अंग्रेज पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। तो जब चंपारण का एपिसोड शुरू हुआ था उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर था, सभी लोग ध्यान देंगे, एक अंग्रेज ऑफिसर था जो महात्मा गांधी का अनुयायी बन गया। महात्मा गांधी उसे अच्छा लगने लग गया था शुरू में ही, ठीक है। तो जब गांधी जी उसे अच्छे लगने लगे तो उसने अपनी पूरी बात गांधी जी के सामने रख दी थी। तो कौन थे ये बता दें आपको? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। ये पैसिफिस्ट को आप अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखेंगे शांतिवादी, शांतिवादी लिखेंगे अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो शांति पसंद करते थे या शांति को बढ़ावा देने वाले थे, वो गांधी जी के अनुयायी बन गए शुरू में ही। ओके, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी केम टू बिड गांधी फेयरवेल। ये अधिकारी एक बार गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आया।
यानी चंपारण एपिसोड के शुरुआत में एक अंग्रेज ऑफिसर चार्ल्स फ्रियर एंड्रूस, जो शांति दूत था, यानी शांति पसंद करने वाला आदमी था, वो गांधी जी के पास में फेयरवेल बोलने को आया। किस बात के लिए? बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। फिजी आइलैंड्स में अपने ड्यूटी के एक टूर पर जाने से पहले, यानी उसकी ड्यूटी फिजी आइलैंड्स में लगा दी अंग्रेजों ने, तो वहाँ पे वो जा रहा था। तो जाने से पहले वो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आया कि साहब मैं यहाँ से अब चंपारण से जा रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलने आया था। ठीक है, ओके। तो कहने के लिए आया। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. तो गांधी जी के जितने भी साथी थे वकील, उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा अधिकारी गांधी जी से मिलने के लिए आया है और इसके हाथ में बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ चंपारण की, तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि चंपारण में हमारी मदद करने के लिए आदमी बहुत सही साबित होगा, इसलिए इसे यहीं पे रोक लिया जाए, ये फिजी ना जा करके चंपारण में ही रुक जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वकीलों ने ऐसी आस लगा ली थी, कयास लगा ली थी ऐसी कि ये यहीं पे रुक जाए, ठीक है, तो ये हमारी मदद करेगा। एंड्रूस वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रूस की भी यही इच्छा थी अगर गांधी सहमत हो तो। समझ में आया क्या? कि जब एंड्रूस फिजी आइलैंड में उसकी ड्यूटी लगाई गई तो गांधी जी के पास में अलविदा कहने के लिए आया, तो वकीलों ने सोचा कि एक इतना बड़ा अधिकारी गांधी जी के पास में आया है, तो अगर ये यहीं पे रह जाए तो अपने बहुत से कामों में ये अपने को सपोर्ट करेगा। और ये बात वो भी चाहता था, एंड्रूस भी चाहता था कि गांधी जी अगर कह दे तो मैं यहीं रुक जाऊं और इनकी सेवा करूंगा, मैं भी सपोर्ट करूंगा इनकी, ये वो भी चाहता था। ठीक है, तो गांधी जी के पास में ये बात पहुंची। अब देखिए गांधी जी इस पे क्या करता है। ठीक है, आज चैप्टर पूरा नहीं होगा, यानी ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये हम कल कंप्लीट करेंगे, बिकॉज टाइम कंप्लीट होने को है। ओके, सो आई विश हैव ए गुड डे। कल बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।